अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मौजूदा कौमी असम्बली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हुकूमती इत्तेहाद ने फैसला कर लिया है कि मुद्दत पूरी होने पर असम्बली तहलील हो जाएगी। इस हवाले से कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी रजामंदी जाहिर कर दी है। इससे पहले वो असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के ऑप्शन पर बात करते दिखाई देते थे। आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली का अलविदाई इजलास भी तलब किया गया है, मगर जाते हुए हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों के लिए 61 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। ये पैसा जुलाई से सितंबर के दौरान रिलीज होगा। क्या ये इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है और क्या इनके फंड्स में अपोजिशन को भी हिस्सा मिलेगा? दिलचस्प बात है कि फंड्स की मंजूरी पर मुत्तफिक इत्तेहादी मुस्तकबिल की शराकत दारी पर एक दूसरे से नाराज हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दुबई मुलाकातों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मौलाना ने यहां तक कह दिया कि पीडीएम तहरीक की अब जरूरत नहीं रही। अब खबर आ रही है कि मियां नवाज शरीफ ने मौलाना को दुबई बुला लिया है और आज वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर भी अकोमोडेट करने के लिए नून लीग पर इत्तेहादियों का दबाव है। इस हवाले से आज दुनिया अखबार में शाया खबर के मुताबिक जहांगीर तरीन ने 30 कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीटों का मुतालबा किया है, जबकि नून लीग के तमाम इत्तेहादियों और तहरीक इंसाफ के मुनहरफीन को मिलाकर 25 से 30 सीटों पर एडजस्टमेंट के लिए भी तैयार है। कहा जा रहा है कि नून लीग के इनकार की वजह से अलीम खान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए पीडीएम से सीट एडजस्टमेंट ना करने का ऐलान किया है। नून लीग की अपनी बात करें तो ताकत के राइट साइड पर रहते हुए एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर आने के लिए तैयारी कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म का कल का ट्वीट इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के प्रॉक्सीज पर आर्मी चीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम लगाया है और मुतल्लिका इदारों को कार्रवाई की हिदायत दी हैं। देखना है कि इस अहम बयान का क्या फॉलो अप होता है। इसी तरह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एक मुतनाज़ा बयान कि चीन ने 2018 में पीटीआई हुकूमत बनने की मुखालफत की थी। अगरचे मामले की संगीनी का एहसास होने के बाद एहसन इकबाल ने वजाहत दी, मगर पीपल्स पार्टी ने इस बयान को मुस्तरद किया है। इस दौरान अच्छी खबर आई है कि IMF स्टैंड बाय मुआहिदा है, जिसकी तौसीक तहरीक इंसाफ ने भी कर दी है। क्या IMF का राब्ता PTI की अहमियत का एतराफ़ है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज हम स्टूडियोज़ में जो है वो मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा। फैसल करीम कुंडी साहब से ज़रा पीपल्स पार्टी और जो IPP का इस वक्त मौक़िफ़ है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से और सारा बानो साहिबा से जो इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर रही हैं GDA, उनसे ज़रा बात करेंगे। लेकिन मैं ज़रा सा एक और नुक्ता, क्योंकि इस पर बड़ी डिबेट ये हो रही है कि IMF का वक्त वहाँ क्यों गया, ये थोड़ा सा अनयूजुअल भी है वहाँ पर जाना, और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर आप कुछ वज़रा के बयानात देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो बात की जा रही थी जियो पॉलिटिक्स की, जो बात की जा रही थी कि IMF का जो पेमेंट नहीं मिल पा रही, जो किस रुकी हुई है या डिले हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म ने कल बैरून मुल्क मौजूद PTI चेयरमैन की प्रॉक्सीज का जिक्र किया है और घिनौनी साजिश का इंकशाफ किया है और मुतल्लिका इदारों को एक्शन लेने का भी कहा है। इसका क्या फॉलो अप हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ज़रा इसकी वजाहत करेंगे? बिस्मिल्लाह। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल एक बात की जिस पे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे एक ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है आर्मी चीफ साहब के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी चीज़ें। अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री को जो कि FIA उनके अंडर आती है और साइबर क्राइम विंग और इन लोगों को मैं समझता हूँ कि एक उनको चाहिए कि वो जिस मुल्क में भी ये चीज़ें हैं उनको भी कंपेयर करनी चाहिए इस चीज़ को, और जो पाकिस्तान में चल रही हैं उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन लेंगे तो चीज़ें होंगी। वरना ऐसे मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स एसाइड, अगर अपने इदारे के हेड को अगर आप इसकी तरफ से उसकी आप जो है वो इस ऐसी खिलाफ उनकी कैंपेन चलाते रहें। और दूसरी तरफ हुकूमत को ये भी देखना चाहिए कि देखें जो 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ आपने बातें तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ नहीं हो रही है, तो आप लोगों को आप कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया पे ये ना करें। 9 मई पे हमने क्या किया आज तक? क्या हुकूमत ठीक है लगी हुई है, लेकिन वो स्पीड अप एक्शन नहीं है जो कि होना चाहिए था। वो अगर होता तो आज ये ज़रूरत न पड़ती कि आप कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया ये है वो है। हम तो आज भी कहते हैं कि जो 9 मई में वाक़यात में लोग मुलविस हैं और उनके पास सबूत हैं, फिल फॉर उनके खिलाफ एक्शन हो जाए जब तक उनको सज़ा नहीं होगी।
तो जब तक इस मुल्क में सजा जजा का कानून नहीं होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें फॉर ग्रांटेड होगी। फिरदौस आशिक अवान साहब, ज़रा आप मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में इस हवाले से क्या एक्शन हो सकता है या होना चाहिए? और जो कुंडी साहब भी बात कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया की बात तो अपनी जगह, लेकिन 9 मई के वाक़यात के अगर जिम्मेदार अभी तक कटहरे में होते तो शायद यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। आपके ख्याल में भी ऐसा ही है? और यकीनन वज़ीर आज़म ने जो बात की है कुछ ना कुछ सबूत, शवाहिद, कोई दलील की बुनियाद पे की होगी या नहीं? सियासी बयान है। एक है आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, और उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के कुछ कंपोनेंट हैं, उसके पिलर्स हैं। उन पिलर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो जाहिर है डिफेंस है, फिर इस मुल्क की सॉवरेनिटी के साथ जुड़ा जो आपका एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लान ऑफ एक्शन है, और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और फिर उसके बाद एक आपका ओवरऑल इंटरनेशनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का इंटैक्ट रहना। तो जो लोग ये कहते हैं, या जो नादान हमारे स्ट्रीट बॉयज और टीन एजर्स या अंडर 19 टीम ये समझती है कि जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के स्टेक होल्डर हैं उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। तो पहली बात तो ये है कि रियासत जो है उस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बगैर आगे नहीं बढ़ती होती, और जो रियासत के हिफाजत के दामन है वही आपकी ओवरऑल सियासत के अंदर स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिम्मेदारी उनके कंधों पे भी आती है एज अ वन ऑफ द स्टेक होल्डर। अब जो ट्वीट हुए या जिस तरह से ये एक माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह से प्रॉक्सीज के जरिए अफवाज पाकिस्तान के चीफ और कौमी सलामती के अदारों के जो हमारे मुख्तलिफ अहदेदार हैं उनको जिस तरह से मिलान किया जा रहा है, जिस तरह उनकी मैनूवरिंग के जरिए एक पोल्यूटेड नैरेटिव जो है वो नौजवान नस्ल के ज़हनों में डाला जा रहा है, सोशल मीडिया का इंजन इस्तेमाल करते हुए जिस तरह आग लगाई जा रही है, उन मासूम ज़हनों से खेला जा रहा है, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने इदारों की तज़हीक करके, तौहीन करके कोई लीडर जो है बगले में जाए, या कोई सियासी जमात जो है वो ऐसा ज़हरलूद बयानिया बेचे, उसकी मार्केटिंग करे, उसको ओनरशिप दे, और इंटरनेशनली जो है एक सहूलतकारी का किरदार अदा करे अपने मुल्की मफादात और अवाम के। जो आपके ख्याल में ये अनयूजुअल है और इसके ऊपर एक्शन सख्त होना चाहिए? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, उसमें कोई बाम नहीं है कि रियासत जो है आपकी माँ जैसी है, और जो रियासत पे हमलावर होता है वो अपनी माँ की बेतुकीरी करता है। तो ऐसी नाखलफ औलाद जो है वो घर में हो, घर से बाहर हो, किसी जमात में हो, उसको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ओके सायरा साहब, जरा ये बताइएगा, ये बड़ा संजीदा नौयत का मामला है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि कल बैरून मुल्क जो PTI चेयरमैन की प्रॉक्सीज हैं, कुछ ना कुछ आपके ख्याल में सबूत, शवाहिद की बुनियाद पर वज़ीर आज़म ने बात की है? एक तो ज़रा इस पर अपनी राय दें। दूसरा ये कि जो इस वक्त वाकई इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, देयर आर वेज टू क्रिटिसाइज समवन ना। आपने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना है उसका भी एक तरीका कार है, आपने अगर किसी इंस्टीट्यूशन को भी क्रिटिसाइज करना है किसी वजह से तो उसका भी एक डोमेन है ना, कोई आपकी लिमिट्स होंगी कि आप कहेंगे जी ये आप यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन जिस लेवल की ह्यूमिलिएशन, क्रिटिसिज्म या फिर जो ट्रेंडिंग और कैंपेन्स चलती हैं वो तो कहीं भी काबिल कबूल नहीं होती। आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है, क्या और इसको किस तरह मसले को हल होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो PM साहब का बयान आया है ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। मतलब उनके पास कौन सी एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सामने, अवाम तो खैर बेचारी अब किसी खाते में नहीं रही। जो आप मुक़्तदर हल्के हैं हमारे, ये सहाफ़ी जो एक चौथा सतून और ये सारे जितने भी दानिश्वर हैं, इन सब के सामने ये चीज़ सामने वाज़िया आनी चाहिए कि ये रिपोर्ट अगर उन्हीं के पास है तो उन इदारों के पास क्या नहीं थी? अगर थी तो बेस उसकी क्या थी? मतलब ये किसमें कितने ऑथेंटिक है ये रिपोर्ट? और ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। तशवीशनाक बात मैं इस लिहाज से भी कह रही हूँ कि हमारे यहाँ
कुछ भी हो सकता है। अगर आप 9 मई के वाक़यात की बात करें और आपने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, तो आदिल साहब उससे पहले भी इदारों के लिए बहुत कुछ बोला गया है जो सुन के अच्छा नहीं लगता था। हमने तो अपने अफवाज पाकिस्तान पे जंगे हारने का इल्ज़ाम लगाया है, जिस्म से बोटियाँ नोचने का इल्ज़ाम लगाया है, ऑन द फ्लोर लगाया है, और बहुत सारी बातें हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो लोगों क्या बादाम नहीं खाते या जहन वो क्या कहते हैं याददाश्त कमज़ोर है, तो ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत अरसे से हो रहा था। और अभी भी जिस वक्त मैं बार बार कहती हूँ कि जब एक नारा लगा था यहाँ हम वहाँ तुम, और उसके बाद या तुम या हम लगाया था वज़ीर दाखिला साहब ने, राना सनाउल्लाह ने, कि अब तो ये बका की जंग है। तो बका की जंग में वो कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में तो फिर सब चीज़ें जायज़ होती हैं, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए, साफ़ शफाफ तहकीक होनी चाहिए। और वो कह रहे हैं ना कि उन किरदारों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मसला साफ़ और शफाफ तहकीक का है। और बाकी हमारे ये कि वो हमारे सिपह सलार हैं, इस किस्म की बात मेरे ख्याल में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा उनके ऊपर, अपने अदारे के ऊपर। और इस वक्त वो मतलब कह रहे हैं ना कि फ़ौज की कमान संभाले हुए हैं, तो ये वज़ीर आज़म साहब को ये आके पूरे शवाहिद और सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ये थोड़ी है कि ज़ुबानी आपने बता दिया और उसके बाद खुदा न खास्ता कोई ऐसे ही हमला हो गया। मैं आपको एक ऐसे बता रही हूँ कि खुदा न खास्ता किसी ने यूं करके बंदूक तान ली और पकड़ा और बोला भाई ये तो फलां बंदे ने बोला था, ऐसे नहीं है। तो पूरे सबूत दें, फिर उसके बाद बात कीजिए। जी मतलब आपका बेसिकली पॉइंट ये है कि पहले भी होता रहा, इसलिए अभी भी हो रहा है, अक्रॉस इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और सबूत देने चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कि होना ही नहीं चाहिए, एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा आपने ये कहा है, कहते हैं ना गुरबा कुश्तन बरोज़े अव्वल, आपने ये कहा है कि पहले भी हो रहा था कुश्तन बरोज़े अव्वल। अगर पहले दिन ही ये जुबानें खींच ली जाती कि किस लिए, कि जो शोहदा ने कुर्बानियाँ दी हैं 65 और 71 की जंग में, आप कैसे बोल सकते हैं यहाँ पर कि वो फेक जंगें थी या वो थी, उसी वक्त जुबानें खींच ली जाती तो आज ये ना होता। और अभी भी खामोशी क्यों थी? ये तो 1 साल से ये सारी चीज़ें हो रही थी। क्या हम किसी सानिया का इंतजार कर रहे थे? चले मैं इसका जवाब ले लेता हूं। आपने ये जो यूट्यूबर्स हैं और वीलॉगर्स हैं, जी अब मसला ये है कि फिरदौस साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा, वो कहती हैं कि अगर पहले जो है ये रोक लिया गया होता तो आज सब कुछ ना होता। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कुछ नहीं किया तो अब लोग और आगे चले गए बात को। ये और होना चाहिए तो अक्रॉस होना चाहिए बयानात के साथ। देखिए बात तो ये है कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये हकीकत है कि यहाँ कौमी इदारों की बेतुकीरी करना मुश्किल बन गया हुआ था, और हर शख्स जो है वो सियासी बोने जो है वो अपना कद ऊंचा करने के सियासतदानों पे कीचड़ डालते या सियासतदान आपस में दस्ते गिरेबान होते, ये तोपों का रुख जो अदारों की तरफ हुआ। और अल्टीमेटली फौज पाकिस्तान को जिस तरह से अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ जमातों ने एक अपने हिस्से का मनफी रोल अदा किया, तो इस बात की हद तक तो मैं इनसे इत्तेफाक करती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और वंस फॉर ऑल कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल सेट हो जाने चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मुहिब्बे वतन और गद्दार की डेफिनेशन क्या है, और जो गद्दार है उसको निशाने इबरत बनना चाहिए, और जो मुहिब्बे वतन है उसको ऑल आउट सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन बात अफसोस की ये है कि हमारी बहन जो ताज़ा चूंकि अभी इनका टीवी पे जलवा फरोज होते हुए जो स्टेटमेंट्स देती हैं, ये उस पार्लियामेंट के अंदर भी बैठी हुई हैं, फिर वो हुकूमती उस पूरे प्रोसेस के अंदर भी बेनिफिशरीज हैं। तो ये वो सारी नैरेटिव, वो सारी डिस्कशन जो हम टीवी पे करते हैं, जो हम एक मीडिया की स्क्रीन पे बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा सबसे जो मुकद्दस फोरम है वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के अंदर से हमें ये गूंगे बहरे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ये ऐसा करना है कि जहां पार्लियामेंट की अपनी सॉवरेनिटी है वहां पार्लियामेंट खड़ी होती है, लेकिन जहां पे इंस्टीट्यूशन की सॉवरेनिटी की बात आती है, जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का जिम्मेदार है, तो वहां आपके लाभ खामोश क्यों होते हैं? उसकी वजह ये है कि किसी ना किसी तरह अपने अपने दौर में हर किसी ने कोई उसमें हिस्सा डाला होता है। आज के दौर में ये अशद जरूरी है कि जो माजी में हुआ उसको भूलें,
आगे बढ़े। और आप ये देखिए ओके, पाकिस्तान को जिस इस्तेकाम की जरूरत है वो उस तरफ बढ़े। मैं जरा आज जो सेमिनार हुआ है मैं उस पर जरा बात करना चाह रहा हूं, उस पर आर्मी चीफ की जानिब से जो बात की गई है, मैं जरा वो फिरदौस साहबा जी आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा अभी फैसल साहब के पास जाने से पहले जरा आर्मी चीफ का जो आज जो बात की उन्होंने खिताब करते हुए सेमिनार में, वो जरा सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, हम बासलाहियत कौम हैं, इस तरक्की में सब ने हिस्सा डालना है मिलकर। हम पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बहसत इदारा मुकम्मल जाँफशानी और कल्ब व रूह के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर मायूस होते हैं। और ये कहा है कि मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब उस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है और जब खुशी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है, दुनिया की कोई ताकत इसकी तरक्की को नहीं रोक सकती। हमारे पास हर तरह की सलाहियत मौजूद है जो पाकिस्तान को उरूज पर ले जा सकती है। सो बेसिकली इसमें भी यही मैसेज पन्हा लगता है कि जो नेगेटिविटी या जो एक मायूसी फैलाई जा रही है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, और ये उस पर उन्होंने बात की है आज का जो सेमिनार था उससे। कोंडी साहब, ये ज़रा जो सायरा साहिबा बात कर रही हैं, वो कहती हैं क्योंकि पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है, रुकना पहले भी चाहिए था, अभी भी रुकना चाहिए, ये पहले नहीं रुका इसलिए अभी नहीं रुका, तुम इधर हम उधर की बातें भी हुई हैं, ये भी कहा अब ये बचेंगे हम बचेंगे। हालांकि उसमें एक इजाफी जुमला मैं डाल देता हूं जो उन्होंने नहीं डाला, किसी ने ये भी कहा था कि मैं इधर अब डी चौक पे आऊँगा तो बस फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा और ये सब कुछ होगा। सो ये दिस इज पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिक्स। लेकिन चीज़ें इस लेवल पे क्यों चली गई हैं कि सियासत अब दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई? देखें, ये तो पिछले जब 4 साल दौर था, हम यही बातें करते थे जब ये इत्तेहादी हुकूमत भी थे गालिबन GDA वाले, और हम ये कहते कि पॉलिटिक्स को आप इतनी दूर तक न लेके जाएं कि आप ज़ाती दुश्मनी में आ जाएं। चलो इनकी हुकूमत थी उस वक्त और जो भी करना चाहते हैं इनका अपना वो था, लेकिन हमने कहा ये चीज़ें हमने देखी हैं, हुकूमतें अपोजिशन चीज़ें ये देखी हैं। और अब जो ये बात कर रहे हैं कि देखें माजी में अगर पीपल्स पार्टी का भी शायद रियासत के साथ कोई इख्तलाफ होगा, शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के बाद हमने कभी ये नहीं कहा कि आप जाकर प्रेसिडेंसी पे हमला कर दें, कोर कमांडर के घर पे हमला कर दें, या आप जाके GHQ पे हमला कर दें। देखिए आप इसकी वो नहीं कर सकते कि आप कह रहे हैं कि माजी में ये चीज़ हुआ है, माजी में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, माजी में कभी भी आपके शोहदा की यादगार को कभी भी ऐसे एक काम नहीं हुआ, माजी में TV स्टेशन के ऊपर हमले हुए। अगर उस वक्त अगर आप चीज़ें रोक देते तो आज रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो है इसके साथ ये ना होता, ये GHQ में ना होता, या मियां वाली में जो आपने जहाज़ के साथ किया या शोहदा की यादगार के साथ है, ये आज ना होता। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके जब तक चाहे जो भी है, चाहे वो मेरी रिश्तेदार है, मेरे पार्टी का है, या कोई भी XYZ, जिससे ये काम किए, बिल्कुल आप पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रखें। आपने पॉलिटिक्स को अगर ये चीज़ें आपने की हैं कि आप इसको इस किस्म के इश्यूज़ के लिए, और फिर देखें माजी में पार्टी के चेयरमैन ने क्या कहा, अगर मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा तो ये रिएक्शन आएगा। और फिर जो उनके साथ और लोग थे जिन्होंने मैसेजिंग की और लोगों को कहा कि आप यहाँ पर जाकर मार्च करें, यहाँ ये करें, यहाँ वो करें, सबके सामने ये चीज़ें। तो ये चीज़ें जो है, मैं इसको मतलब है कि आप कहें कि माजी में हुआ, मैं कहता हूँ जो भी किए हम पॉलिटिक्स करेंगे। आप ये कह रहे हैं बयानात से हट के अमलन ये काम हो गया। देखें बयानात इससे पहले तनकीद होती थी, लेकिन ये अब तो बाकायदा। देखिए मतलब है कि मुझे बताया कि माजी में 9 मई के वाक़यात हुए हैं इस किस्म के, क्या कभी इस किस्म की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया कि आप ये काम करें, इस किस्म की आप जो है वो चीज़ें करें? ठीक है, ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स आप करें, आप पॉलिटिकल मैदान में करें, तकरीरें भी करें, आप तनकीद भी करें, आप ठीक है तनकीद बर इस्लाह भी होती है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। कम से कम आप इदारे को, जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, जो आपकी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, अगर आप उनको इन चीज़ों में लाएंगे तो फिर मतलब फिर आप मुझे बताएं, आज जो सरहदों पे, आपके बॉर्डर्स पे या आपके चौकियों पे लोग आपके जो खड़े हैं फोर्सेस के नौजवान, आज वो क्या महसूस कर रहे होंगे कि हमारे साथ पाकिस्तान के सियासतदान क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान मतलब मैं भी सियासतदान हूँ, ये जो बैठे हुए ये भी सियासतदान है। मैं सियासतदान से मीन्स के मतलब अगर एक जमात या एक सियासतदान को अगर कुछ हो तो सियासतदानों के मतलब डिस्कशन होती है ना, तो क्या समझते होंगे यार पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है हमारे साथ क्या कर रही है, हम यहाँ पर बैठे इनकी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और वहाँ पर ये हमारे साथ खुदा न खासा कोई शहीद होगा, उनके साथ होगा। अगर मेरे घर में कोई शहीद होता और मेरे घर में ये काम होता तो मुझे कैसे महसूस होता? ठीक, तो फिर मैं दूसरे के लिए सोचूंगा कैसे होगा। सारे साहब जरा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो कह रहे हैं बयानात की हद तक, तनकीद की हद तक तो चले ये बात हो सकती है कि क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन यहाँ तो अमलन जो है वो हमला आवर हो गए और अमलन जो है वो करके दिखा दिया। आदिल
वो मेरी बात सुनिएगा, बिल्कुल सही है। और उससे पहले जो कुंडी साहब ने कहा, मैं उसको भी सेकंड करती हूँ। किसी को सज़ा तो दे दें। ये कह रहे हैं कि फ़ोन पे बात हुई, सारा कुछ हुआ, वो आप एक कॉन्फ्रेंस करके पाक हो रहे हैं। अभी भी जो 10 बंदे अंदर हैं, जिनको 2 को मैं जानती हूँ, उनके लिए कहा है कि कॉन्फ्रेंस, ज़मानत की बात हुई तो क्या कॉन्फ्रेंस कर लो। फिर वो कहाँ गया वो बयानिया कि अगर वो मुलविस हैं तो सज़ा देना, सज़ा दे। मतलब आपने कौम को भी क्यों उलझाया हुआ है, क्यों इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि मतलब जो कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तौबा ताइब हो रहे हैं, तो फिर जलाया किसने, वो वहाँ तक पहुँचा कौन। किसी एक को सज़ा मिले तो थोड़ा, अब हम भी चाहते हैं कि ये कान सुन सुन के पक गए हैं। अब जो मुजरिमान है वो कटहरे में सामने आना चाहिए कि किसने ऐसी कभी हरकत की हमारे इदारों पे। और जो काम, वही बात है कि दुश्मनों की सरहद पे वहाँ पर हिफाजत होती है हमारी, कि 1 इंच एक परिंदा भी यहाँ पर आके पर ना मारे, वो हम लोगों ने कर दिए। मगर भाई सज़ा तो दे दो, सामने आए तो सही, हमें भी तो पता चले कि कैसे ये सारा कुछ हुआ है। ये थोड़ी है कि आप माफ़ी सबको मिल गई। अगर ये जो दूर थे और अगर वो फ़ोन के ऊपर मैसेजेस पे सब राब्ते में थे, तो वो फिर क्यों आज़ाद घूम रहे हैं। तो फिर सज़ा तो A to Z ऊपर से लेकर नीचे तक मिलनी चाहिए ना, कि किसने प्लानिंग की, किसने बढ़ावा दिया, किसने वो किया। सज़ा तो किसी को भी नहीं मिल रही। रोज़ एक चीज़ घूमे जा रही है, मतलब हम वो हो गए हैं। और जो मेरी पहली बात है कि वो रह गई थी कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है, वज़ीर आज़म उन मुजरमान को पकड़ के कि जो ये प्लानिंग कर रहे हैं हमारे सिपा सलार की, फिर कौम को बताते ये तो अफवाह है, ये तो अफवाह। मतलब बहुत नॉन सीरियस बयान दिया एक PM होके, और अब आप ये मुजरिम भी ढूंढ के दें। और मैं कह रही हूँ कि होना चाहिए, सजा देना मुजरिमों को। आप एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कशन में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। फिरदौस साहब, ज़रा ये बताइएगा, आप ज़रा बात कर लेते हैं ये इलेक्शन वाले मामले पे। आप लोग भी गवर्नमेंट में हैं, पीपल्स पार्टी भी है, मौलाना साहब की पार्टी भी है, तनकीद भी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट पे। अब सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है। कुछ सुना 25-30 सीटों पर PMLN के साथ चल रहा है ये मामला। ये सारा मामला क्या है? आप वाकई कोई डेडलॉक है? और फिर तरीन साहब ने भी तनकीद की, खुद आपने भी मेरे प्रोग्राम में भी तनकीद की, PDM अगर कुछ कर पाती होती तो ये हालात ना होते और सारा कुछ। इसकी क्या वजह है? दूसरा एक बात ये कहा जा रहा है कि आपके लिए भी ये जो सीटें आप लोगों ने मांगी हुई हैं उस पर सारी बहस चल रही है। इस खबर की तस्दीक या तरदीद करेंगे आप? मैंने अभी 3-4 घंटे पहले ट्वीट किया और उसमें मैंने तफसील से ये बात बयान भी की है, और इस सारी जो बहस छिड़ी हुई है उसको निगेट भी किया। देखिए, किसी स्टेज पे भी, किसी पॉइंट पे भी अभी तक कोई दोनों पार्टियों की लीडरशिप ना बैठी है, ना कहीं ये थॉट प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, और ना कहीं पे कोई ऐसी डिबेट हुई है, और ना उसके बाद कोई सीटों के एडजस्टमेंट के हवाले से कोई लाएअमल तय हुआ है। लिहाजा एक तो मैं सख्ती से इसकी तरदीद करती हूँ, और हमारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इनफरादी हैसियत से अपने इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टो के साथ एक अपने अलहदा शनाख्त और प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रही है। और जब इलेक्शन का ऐलान होगा, जो उस वक्त के हालात सूरत हाल होगी, उसके बाद जो है किस तरह हल्के में किस जमात से हमने स्पेस देनी है और किस को स्पेस देनी है, ये फैसला उस वक्त होगा। अभी ये बहस जो है चले वक्त है, ये सिर्फ एक जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं कि ये फेल हो गए हैं, PDM फेल हो गई है, तो आपके तो दोनों वजीर अभी तक उनके साथ हैं और उनसे इस्तीफे क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं आप लोग? ये प्रिंसिपली एग्रीड हो चुके हैं, उनका रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट हो चुका है। क्योंकि तरीन साहब ने, इस हार्ड डाग ने तरीन साहब को ये रिक्वेस्ट की थी कि ये IMF वाला और ये जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, तो आप जो भी डिसीजन लें इस प्रोसेस के बाद हम वो रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, ताकि फर्दर कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसमें ना हो।
हमारी तरफ से, चूंकि ये दोनों हमारे मेंबरान जो है वो जब कैबिनेट का हिस्सा बने तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद नहीं था। जब ये पार्टी हमारे से वजूद में आ गई तो ये किसी सूरत पार्टी की सतह पे काबिल नहीं था। पॉइंट टेकन जी। सायरा साहिबा, अब आपको ये पता चल गया होगा कि अब आप लोग अकेले नहीं हैं ऑपोजिशन में, अब आईपीपी भी जो है वो भरपूर ऑपोजिशन होगी, ये जो पीडीएम इत्तेहाद है उसकी, और ऑपोजिशन का साइज भी जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब आप लोग खुल के मिल के तनकीद कर सकेंगे आगे। और दूसरा एक और एतराज भी जो प्रोग्राम में पहले भी बात हो रही थी कि आपने ऐवान के अंदर जो है वो आपको आवाज उठानी चाहिए थी बजाय इसके कि बाहर ये बात की जाती जो तनकीद हो रही है। नहीं, आवाज़ हर मौके पर उठाते तो हैं। किस पे आवाज़? क्योंकि ये थोड़ी स्काइप की आवाज़ है, मुझे आई भी नहीं। मैंने एक बेनिफिशरी का लफ्ज़ भी सुना था। बेनिफिशरी का लफ्ज़ सुना था? आपको आवाज़ नहीं आ रही लेकिन बेनिफिशरी का लफ्ज़ सुनाई दे रहा है। हाँ जी, वो एक लफ्ज़ मुझे पूरा लफ्ज़ सुनाई नहीं दिया कि वो मेरी आपा ने, आपा जान लव यू, आपने मुझे बेनिफिशरी नहीं आपा जी, वो आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखिए। खाली एक सोशल मीडिया में बेटी है कि हमदर्दियां लेने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को टारगेट कर रही हैं। और ये जिस किस्म की गुफ्तगू कर रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से, इनको ये नहीं पता कि इनसे कई गाज लंबी जबानें हमारी भी हैं। और हम पीर पगाड़ा साहब की चूंकि इनके साथ निस्बत है, इसलिए उससे एहतराम में हम इनकी वो सारी जो ज़बान दराजी है उसको बर्दाश्त करते हैं। मैं इसका जवाब ले लेता हूं। हमें उस खानदान की बात आ रही है तो इनको ये चीजें, क्योंकि अभी ये नई एंट्री है ना, तो ये मीडिया में स्पेस लेने के लिए ये हर वो गुफ्तगू कर रही हैं जो इनको ज़ेब नहीं देती, ना इनको और ना उस खानदान को जिसका ये हिस्सा है। वो हमारे काबिल एहतराम। मैं अब इसका जवाब ले लेता हूँ और ये मैं इसका जवाब ले लेता हूँ जी। सायरा बानो साहबा, ये स्काइप कनेक्शन है जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आप अभी तक, हाँ जी, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। आप मुझे बता दें, एक तो मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, आप लोग अभी तक ये इलेक्शंस और 9 मई के वाक़यात से नहीं निकले, और उसे क्या कहते हैं, ये पार्टी बनी वो पार्टी बनी। थोड़ा सा आवाम के ऊपर भी फोकस कर लें। और मुझे आवाज़ आई नहीं, तो आपको मैं जवाब कैसे दूँ? या तो आप मुझे मनो अन ये अल्फाज बता दें तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। दूसरी तरफ का माइक बंद कर दें और आपकी पूरी गुफ्तगू मेरे गोशो गुजार करें तो मैं आपको उसका जवाब देती हूँ। मैं गोश गुजार करता हूँ आपके। मैं जरा जी ऐड कर लो अंदर, ये अवाम का दर्द जो है वो पार्लियामेंट के अंदर महसूस तो किया जाता है, लेकिन उस अवाम के दर्द के साथ जुड़ा जो दुआ का अमल है वो भी दी जाती है। तो वहाँ दर्द और दुआ साथ साथ चलना है, तो फिर के अंदर मैं अब इसका जवाब ले लूँ। मिलनी है। ठीक, मैं जरा इसका जवाब ले लूँ। फिरदौस साहब, अरे आदिल साहब, मुझे भी तो बता दें, सायरा बानो साहिबा टीवी के ऊपर चलाए जा रहे हैं, आपको आवाज सारी आ रही है। सायरा साहिबा, आपके चेहरे के तासुरात बता रहे हैं, आपको आवाज सारी आ रही है। नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज आ रही है, जवाब दे रही होती। आप मुझे बताएं, ये आप अपना प्रोग्राम, मैं सवाल देता हूं ना आपको। तो ये रही हूँ कि वो ट्वीट के ऊपर जो जवाब इनको मिले हैं वो बहुत जोर से लगे हैं। एक मिनट से जवाब मैं वो कह रही हूँ कि मुझे तो बताएं, आप तो एक सीरियस इशू पे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम करने वाले हैं आप मुल्को कौम से हटके। सायरा साहिबा, मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। वो ये कह रही हैं कि जो नेशनल इश्यूज की डिस्कशन की बात हो रही है ना, तो फिर वाकई नेशनल इश्यूज को डिस्कस करना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी के सपोर्टर्स की सोशल मीडिया पे तवज्जो हासिल करने के लिए नहीं बयानात देने चाहिए। रियल इश्यूज को पैरेलल चलाया जाता है, सिर्फ ये नहीं। ये सवाल था, इसका जवाब आप दे दें, मैं कुड्डी साहब के पास जाऊं जी। ये रियल इशू ही है, कोई दूसरा इशू बता दें कि जिस पे मैंने बात की हो। अगर बिजली पे बात की है तो क्या बिजली पीटीआई के घर की है? मैंने महंगाई पे बात की है तो क्या वो पीटीआई के घर की महंगाई की वो है? मतलब ये मैं जिस वक्त ये इशू की बात कर रही हूँ उसको कोई भी पसंद कर रहा हो, वो भले नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई के सपोर्टर। यहाँ पर तो पूरे सिंध में मुझे पीपल्स पार्टी वाले फ़ोन कर करके अद्दी सलाम वो करते हैं कि आपने हमारा इशू बात की है।
बेसिकली मसला अब ये है कि बस अब मैं आपको क्या कह सकती हूँ, आप तो एक अच्छा प्रोग्राम करने वाले और मुझे पता होता कि आपने पैनल कौन सा बुलाया तो मैं नहीं आती, आप उसके इशू पे बात करें, यानी कि मैंने कौन सी कोई बात की है। अगर अब इनको मेरे से मसला हो रहा है, एक ट्वीट मेरे खिलाफ किया उस पर जवाबों पे इनको मसला हो रहा है, वो तो देखिए मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया, लोगों ने जवाब दिए, तो वो देखिए तो आपने उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कि आज जो बात वहाँ पर नहीं है वो यहाँ पे कर ले। मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अवामी इशू पे बात की है और कोई वहाँ से एक लफ्ज़ जो मैंने आपको बोला था कि मुझे सुनाई दिया है, मैं कोई किसी चीज़ की बेनिफिशरी नहीं हूँ। उससे पहले आपने बात की थी कि फ़ंड्स की कि अपोजिशन को मिले नहीं मिले, अपोजिशन को कोई फ़ंड नहीं मिले। मैं अपनी सिर्फ बात कर रही हूँ सायरा बानो की कि रिज़र्व सीट के लिए उन्होंने 5 करोड़ रखे हैं, वो मैंने उनको बोला कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि वो मैं अवाम की गुफ्तगू कर रही हूँ कि ये मेरा अंदर से ज़मीर ही नहीं मानता कि आप ये थोड़ी है कि आपने और जो आपने उससे पहले बात की थी क्या ये इलेक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा। एक बिल भी आ चुका है कि ये पैसे लैप्स नहीं होंगे, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट होगी ये जितने भी 63 अरब है वो उधर होंगे। ओके चले पॉइंट टेकन। देखिए मैंने बहुत संजीदा ही गुफ्तगू की है और हम पैनल के ऊपर इश्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं। अब जाहिर है अगर टग ऑफ वॉर होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ये तो पॉलिटिशियंस आपस में एक दूसरे पे दे रहे हैं ना। मैंने अगर कोई ऐसा सवाल पूछा हो जो है वो अखलाक के दायरे से बाहर हो तो आप मुझे बताएं। सवाल ये है कि एक दूसरे पे तनकीद तो पॉलिटिशियंस करते हैं ना, इसमें मैं तो नहीं वो उसमें कुछ कर सकता। मैं जरा फैसल कुंडी साहब वांटेड टू ऐड अ पॉइंट। जी गो। मैं एक इंपॉर्टेंट इशू का यहाँ पे देखें, पॉलिटिक्स होती रहेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। देखें इस वक्त इस मुल्क में पाड़ाचिनार में इस वक्त जो है बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है। आई डोंट नो कि आपके मीडिया से मिस हुआ है, इस वक्त तक शिया सुन्नी की वहाँ पे जो है वो लैंड डिस्प्यूट पे और बाकी इशूज़ पे लड़ाई हुई, जिसमें 6 लोग मर चुके हैं, 35 ज़ख्मी। हमारे फेडरल मिनिस्टर साजिद तूरी साहब वहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो से मैं डेफिनेटली भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी करूँगा कि इंटीरियर मिनिस्टर हमारे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है किसी ने अभी तक टच से मस नहीं, और तीसरे दिन है वहाँ पर आज़ादाना इस किस्म का असला इस्तेमाल हो रहा है कि शायद अफगानिस्तान वॉर में भी ना हो, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ, और हमारा मीडिया इसके ऊपर साइलेंट है। और हम यहाँ पर टिकटें तकसीम कर रहे हैं और इक़्तिदार में आ रहे हैं, वहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। और आपकी तवज्जो से, आपकी चैनल की तवज्जो से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और इंटीरियर मिनिस्टर्स को भी ये कहूँगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि पाड़ाचिनार में इस वक्त लोगों की जानें जा रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल बड़ा सख्त गंभीर है, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, इस पे जो है गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना चाहिए। बाकी हम सियासत करते रहेंगे। सर मैं एक तो मीडिया, ज़ाहिर मीडिया के पास भी बहुत सारे इश्यूज हैं और करने चाहिए, बात दुरुस्त है अगर कहीं बात नहीं हो रही, लेकिन ये मामलात आप सबको ये यकीन नहीं आ पा रहा, आप सब गवर्नमेंट में हैं, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है, तो ये आप लोगों को कैबिनेट में रेस करना चाहिए कि कितना संजीदा इशू है। आप एडवाइजर हैं प्लस फेडरल मिनिस्टर्स अगर सफर कर रहे हैं तो ये तो गवर्नमेंट के लिए सवालिया निशान है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात ठीक है कि इशू हाईलाइट होना चाहिए। प्रोग्राम में जब मैं आया तो मुझे मैसेज आया अपने दोस्तों की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये इशूज हो रहे हैं और आप इसको रेस करें। ये ठीक बात है, लेकिन गवर्नमेंट से भी रेस करूंगा और आपको भी बिल्कुल मीडिया को इस पर बात करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं कि ये चीज अगर हो रहा है, वहां पर कोई नुकसान, खून बह रहा है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन आप सब गवर्नमेंट में, आपको कैबिनेट में इसके संजीदा इश्यूज को आप लोगों को टेकअप करना चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब थैंक यू सो मच, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, सायरा बानो साहिबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों सुनी इस वक्त पॉलिटिकल मैदान में क्या बातें हो रही हैं, वाकई हमारे सामने चैलेंजेस भी बड़े हैं। चैलेंजेस के ऊपर आज एक सेमिनार हुआ है, सेमिनार के अंदर जो है वो जो गुफ्तगू हुई है उसका एजेंडा क्या था, मुस्तकबिल का लाएअमल क्या है, पाकिस्तान एक ज़राअत की नेमत से मालामाल मुल्क है। इस पर एक ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे डिटेल के साथ आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ग्रीन पाकिस्तान इक़दाम के तहत आज इस्लामाबाद में खुसूसी सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। ग्रीन पाकिस्तान इक़दाम को ज़रूरी शोबे में इनकलाब की हैसियत से देखा जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव क्या है और इस हवाले से क्या मनसूबाबंदी की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर साहब। खोकर साहब ज़रा 2-3 चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये इनिशिएटिव क्या है, इसको ज़रा डिटेल से थोड़ा सा समझा दें, और ये कैसे दूसरे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी बात की जा रही है हो कहलाएगा, और इसकी कितने अरसे तक इसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर इन पॉलिसीज़ पर लेटर इन स्पिरिट में अमल दरामद किया जाए। जी पहली बात यह है कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 60 में, और अब इसको आप एक डिजिटल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। उसमें यह है
कि हमारी आबादी बढ़ रही है हर साल, एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर हम आबादी में ऐड कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं हो रही। फिर हमने अपने कशकोल का साइज़ बड़ा कर लिया, IMF के पास जा रहे हैं, बाकी ममालिक के पास जा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला कि रियासत ने मिलकर, पूरी रियासत ने फैसला किया है कि हम अपनी एग्रीकल्चर में ग्रोथ पैदा करते हैं। उसमें उन्होंने एक तरह बनाया लिम्स, लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उससे ये होगा कि एक जदीद काश्तकारी की तरफ काश्तकार जाएगा कि एक काश्तकार रहीम यार खां का रहने वाला है, रहीम यार खां उसने काश्त की है, अगर लाहौर वो अपने घर में बैठा था, अपने घर में बैठ के उस ऐप के ज़रिए वो अपनी फसल को चेक कर सकता है, उसकी पेस्ट स्काउटिंग कर सकता है, उसकी अपनी ज़मीन के एनालिसिस करवा सकता है, थ्रू ड्रोन भी वो उसको कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से बाकी जो फार्मिंग इस वक्त हमारी हो रही है, पिछली जो हमारी फार्मिंग है वो बहुत ही पुराना स्टाइल है हमारा। अब एक ये समझ लें कि एक नई डाइवो चला रही है, पाकिस्तान में एक डाइवो बस आई, उसकी वजह से बाकी सारी बसें ठीक हो गई। एक जदीद टेक्नोलॉजी क्रिएट हो गया। हाँ, नहीं, जदीद इंफॉर्मेशन आएगी, जदीद टेक्नोलॉजी आएगी, मार्केटिंग मैकेनिज्म आएगा। अब तो काश्तकार के लिए ये मसला है, काश्तकार को ये पता ही नहीं होता मुझे फसल का रेट क्या मिल रहा है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता। प्लस काश्तकार और एंड कंज्यूमर के दरमियान में एक मिडल मैन है जो खाया जा रहा है। हमने इससे पिछले साल गंदम बेची 2200 रुपये मन, एंड कंज्यूमर को मिली 5200 रुपये मन। 1750 अरब का गैप कौन खा गया जी? हमने मूंजी बेची को 1800 रुपये मन, वो चली गई 5500 रुपये मन तक, तकरीबन 1000 अरब का कौन खा गया जी? अब इस सिस्टम से आके हर चीज़ कंट्रोल होगी, यानी कि डायरेक्ट फार्मर की अपनी मार्केटें होंगी, प्लस एक नए जदीद तरीके से वो काश्तकारी करेगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हमारे पास दो फार्म टू मार्केट जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए ये फॉरेन रिजर्व्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने में? मैं आपको अर्ज करता हूँ जी। दूसरा देखिए, मैं समझता हूँ कि इससे आप इस वक्त जो इम्पोर्ट कर रहे हैं 14 से 15 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आप इम्पोर्ट कर रहे हैं। मैं यकीन करता हूँ कि अगर इसी विल के साथ जिस विल से ये काम शुरू हुआ है, ये 3 साल शुरू रहा, तो 3 साल बाद हम 1 रुपये की भी इंपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हो सकता है कि हम 5-10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हों। ये हमारे लिए फिर ये है कि जो इसमें एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, उसका मकसद ये है कि आपका बाहर का जो कोई भी आके यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, या लोकल कोई इन्वेस्टर को कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको एक गारंटी हो कि उसकी फाइल घूमती नहीं रहेगी ब्यूरोक्रेसी के पास। वो जाएगा उसी एक काउंसिल के पास जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी होगा, चारों CM भी होंगे, आर्मी चीफ भी होगा, वहीं उसकी मंजूरी होगी, वहीं फैसला होगा, वहीं उसको काम की इजाज़त दी जाएगी। पहले तो ये होता था कि फाइल जाती है, हमारे तो ब्यूरोक्रेट का एक ही काम है, वो तनख्वाह लेते हैं काम ना करने का। बल्कि अक्सर औकात मेरे साथ तो मैंने बल्कि वहाँ मुंह पे कह भी किया था एक ब्यूरोक्रेट को, मैंने कहा सर आप कानून का दायरा ही ऐसा खींचते हैं कि होता काम रोक के खुशी महसूस करते हैं। ये बताइएगा, इसमें ये जो एग्रीकल्चर की फील्ड है, इसमें इस फील्ड में आर्मी का क्या रोल होगा, और जो रिसर्च है एग्रीकल्चर पे उसका क्या? पहले तो मैं आपको एक अर्ज करूँ कि ये पाकिस्तान का अकेला मॉडल नहीं है जी, दुनिया के 19 ममालिक का मॉडल है। खसूसन आप चाइना को ले लें, मौज़े तन ने स्टार्ट किया था कि किसान और जवान को वहाँ मिल के काम किया, आज तक वो चल रहा है। आज तक इसमें जो फौज है वो एक सहूलतकार है, इसमें जहाँ पे वो ज़मीन लेवल करके वो काश्तकारों में तकसीम करेंगे, या कॉर्पोरेट सेक्टर को देंगे, या कोई और लेना चाहे वो लेगा, वो लीज़ पे लेगा, 30 साल लीज़ पे लेगा। और जिस फर्ज किया वो पंजाब की ज़मीन है, तो उसकी जो इनकम आएगी, लीज़ मनी जो आएगी, वो डायरेक्टली पंजाब को जाएगी, ना कि फ़ौज को जाएगी। पहले तो ये कन्फ्यूजन हमें दूर करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त दरमियान में मनफी सोच बिलावजह लोग उठाते हैं, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी ज़मीन अब कनालों में बट रही है। 2 कनाल हिस्से में आ गई, 1 कनाल हिस्से में आ गई, 1 एकड़ आ गया, 10 एकड़ आ गया, 5 एकड़ आ गए। इस तरह काश्तकारी फार्मिंग में उसके लिए भी इसी में मौजूद है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग जो इंडिया में जैसे हो रही है कि 2-3 मौजे मिल के, मवाज़िया चकूक मिल के, वो मिल के काश्तकारी करेंगे। अब देखें ना, आम एक छोटा काश्तकार क्या वो कर सकता है? 35 लाख का ट्रैक्टर ले सकता है? अगर वो जदीद मशीनरी की तरह चला जाए तो फिर ट्रैक्टर 8 करोड़ का ट्रैक्टर होगा। अगर 8-10 मवाज़िया स्मॉल ग्रुप्स होंगे जो मिलके कर सकेंगे, ताकि अफोर्डेबिलिटी भी हो और वो मशीनरी की भी यूटिलिटी हो। जितनी आपकी आबादी की ग्रोथ हो रही है, आप हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, तो फूड बास्केट आपका श्रिंक होता जा रहा है। अच्छा, आप सिर्फ अगर बलूचिस्तान को ही आबाद कर लें, सिर्फ बलूचिस्तान को, पूरा पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और पूरे अफगानिस्तान को आप खुराक दे सकते हैं सिर्फ बलूचिस्तान से। देखिए, जब पाकिस्तान बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे।
आज वो 13,125 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं, हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं थी और हमने रिसर्च पे तवज्जो नहीं दी। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है। अगर ब्राज़ील 5-7 सालों में ऊपर गया तो एक ही वजह है उसका रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की GDP का 1.75 है। थैंक यू सो मच खालिद खोखर साहब, सदर पाकिस्तान इत्तेहाद थे। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू। दोबारा एक नशस्त होगी और इसके अगले फेजेस के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे और बड़ी डिटेल से मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।